नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र राकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का ESL परिवार के इस लेटेस्ट वीडियो में। और लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 3.5 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बाकी की जो क्वेश्चंस थे आपके प्रश्नावली 3.5 के, उनको एक बार देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, जो ये बोलता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिले, मतलब एक उत्तर सही करने पर उसको 3 नंबर मिले, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, मतलब गलत उत्तर देने पर उसका 1 नंबर कट गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? मतलब यह बोला गया है कि यश के एक टेस्ट के अंदर 40 नंबर आए हैं, उसको सही प्रश्न के लिए 3 नंबर मिले हैं और गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर उसका कट गया है। अगर ऐसा होता कि सही प्रश्न के लिए उसको 4 नंबर मिलते और गलत के लिए उसके 2 नंबर काटे जाते तो उसके नंबर 50 आते। अब आपको यह बताना है कि प्रश्न कितने थे। तो देखिए, क्या करते हैं हम। माना सही प्रश्न जो थे वो है x और गलत प्रश्न जो हैं वो हैं y। मतलब यश ने जो प्रश्न सही किए उनकी संख्या माना कि x है और यश ने जो प्रश्न गलत किए उनकी संख्या माना y है। अब देखिए, अगर उसको सही प्रश्न के लिए 3 अंक मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन उसने सही किए हैं तो उसको 3x नंबर मिल जाएंगे, और गलत के लिए उसका 1 नंबर कट रहा है तो उसने 22 क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसके 22 नंबर कट जाएंगे, और ये मिलके उसको नंबर कितने मिले हैं? 40। समझ पाए नहीं समझ पाए? हर सही प्रश्न के लिए उसको 3 नंबर मिलते हैं। उसने x प्रश्न सही किए हैं तो उसको नंबर कितने मिलेंगे? 3x। और हर गलत प्रश्न के लिए उसका 1 नंबर कटता है। उसने 22 प्रश्न को गलत किया है तो उसके 22 नंबर कट जाएंगे, और इन सही के नंबर उसको मिलेंगे, गलत के नंबर माइनस हो जाएंगे। यह टोटल मिलकर 40 नंबर उसको एग्जाम में मिले। अब आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि अगर सही प्रश्न के 4 अंक मिलते और गलत पर 2 अंक कटते, सही प्रश्न के लिए अगर उसको 4 अंक मिलते और गलत के लिए 2 अंक कटते तो उसके मार्क्स आते 50। तो उसके नंबर कितने आते? 50 नंबर उसको मिलते। यह दो समीकरण हमको मिल गई हैं। इन दो समीकरणों को हल करके हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। अगर एक्स और वाई का मान निकल गया तो हमसे पूछा गया है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, एक्स और वाई दोनों को जोड़ देंगे, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए, कौन सा मेथड काम में लें। सबसे पहले तो इस समीकरण में दोनों तरफ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से भाग दे दो। 2 से भाग देते ही क्या बनेगा आपका? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है और जिस विधि का आप सिलेक्शन करना चाहो उसका कर सकते हो, प्रतिस्थापन का, विलोपन का, वज्र गुणन का। तो देखिए, y वाला पद दोनों समीकरणों में बराबर है। हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो आसानी से हमको उत्तर मिल जाएगा। क्या किया मैंने किया समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दिया है। घटाओ, 3x में से 2x गया, 3x माइनस 2x, y से y कैंसिल हो गया, इधर आपका बचा 40 माइनस 25। क्या मिलेगा आपको? x का मान आपको मिलेगा 15। x का मान कितना मिल गया? 15। मतलब उसने जो प्रश्न सही किए हैं उनकी संख्या है 15। अब y का मान निकालने के लिए क्या करो? x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। क्या किया? x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 इंटू 15 45 हो गया आपका।
45 माइनस वाई इक्वल टू 40 हो गया। तो आपका वाई का मान कितना आ जाएगा? वाई का मान आ गया आपका 45 माइनस 40, वाई इक्वल टू हो गया 5। एक्स का मान 15 है, वाई का मान 5 है, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? कुल कुल प्रश्न की संख्या होगी आपकी x प्लस वाई, मतलब 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। देख लो एक बार क्वेश्चन, और कोई डाउट हो तो बताओ। सिंपल आपको इक्वेशन बनानी है, दो चर वाली रैखिक समीकरण आप बना पाओगे। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिस विधि से सॉल्व करना चाहो कर लो, जिससे आंसर आपका आसानी से आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं। बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ए और बी से दोनों दोनों जगह से कार एक साथ चलती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे यह बोलना चाह रहा है कि एक जगह है ए और एक जगह है आपका बी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ए से भी एक कार चलती है और बी से भी एक कार चलती है, जिनकी दोनों की चाल अलग अलग है। तो क्या किया मैंने? माना एक ही चाल x किलोमीटर पर आवर, और मतलब एक ही चाल, मतलब जो ए से जो कार चलती है उसकी चाल x है, और बी से जो कार चलती है बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर है। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए से जो कार चलेगी उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है, और बी से जो कार चलेगी उसकी चाल y किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन मेरा यह बोलता है कि ए और बी से एक ही समय पर कार चलना स्टार्ट करती हैं अगर वो एक ही दिशा में चलती हैं। अगर वो एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या होगा? वो 5 घंटे में जाकर मिल जाएंगी। तो देखिए, माना कार ने ए से चलना स्टार्ट किया। ये आपकी ए वाली कार है जिसने यहां से चलना स्टार्ट किया। ठीक है। उसी समय पर एक कार आपकी बी से भी चलना स्टार्ट हुई, और वो यहां पर आकर मिल गई। क्या किया उन्होंने? वो यहां पर आकर मिल गई। यहां पर आके मिलने में टाइम कितना लगा उसको? 5 घंटे का। एक चीज आप जानते हो, एक चीज हम यह जानते हैं कि जो आपका दूरी होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुना समय। ध्यान से समझिएगा, दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल गुना समय। अब कार ए ने ए से लेके यहां तक का डिस्टेंस तय करने में 5 घंटे का टाइम लिया है। कार ने इस जगह से लेके पॉइंट ए से लेके यहां तक में पहुंचने में 5 घंटे का टाइम लिया है, और उसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर। यहां से एक कार चली जिसने x किलोमीटर पर आवर की उसकी चाल थी, और 5 किलोमीटर चलने के बाद दूरी कितनी तय की होगी? यहां से इस कार ने x किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में दूरी तय की होगी 5x। यही होगा। ए से एक कार ने चलना स्टार्ट किया जिसकी चाल थी x किलोमीटर पर आवर, और वो 5 घंटे तक चली, तो वो दूरी 5x तय कर देगी। बी से भी उसी समय एक कार चली जिसने y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट किया, तो 5 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी? ये आपकी दूरी तय कर देगी 5y। ठीक है। ए से जो चली 5 घंटे में 5x दूरी तय किया, बी से जो चली उसने 5 घंटे में 5y दूरी तय किया। अब देखो, यह जो मेरा 5x है
ये 100 प्लस 5y के बराबर है या नहीं है। यहां से लेके यहां तक जो मेरी 5x की दूरी है, अगर मैं इसको तुलना करूं तो ए से लेके बी तक तो 100 किलोमीटर हो गया आपका। उसके बाद आपकी 5y और जोड़ दो तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्या मतलब हुआ कि 5x का मान बराबर होगा 100 प्लस 5y के बराबर। समझ पाए या नहीं समझ पाए? ध्यान से देखो, समझ पाए या नहीं समझ पाए? कार ए ने 5 घंटे में 5x दूरी चली, कार बी ने 5 घंटे में 5y दूरी चली, तो ये जो 5x होगा ये 100 प्लस 5y के बराबर होगा। इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन निकाल दो और y को इधर ले आओ, तो मुझे क्या मिलेगा? x माइनस वाई बराबर 20। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 20। 5 से मैंने भाग दिया तो x बराबर 20 प्लस वाई आया, y को मैं इधर ले गया, x माइनस वाई बराबर 20। क्लियर? अब हम सिचुएशन नंबर 2 पर आते हैं। अब हम सिचुएशन नंबर 2 पर आते हैं। जब उसने बोला कि दोनों कारों ने विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट किया, दोनों कारों ने विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट किया और वो 1 घंटे में जाकर मिल गई। ए से कार कुछ चलेगी इधर की तरफ, ठीक है, और बी से भी कार इधर की तरफ चलेगी। वो दोनों कारें 1 घंटे में जाकर मिल जाएंगी। क्या हो रहा है? दोनों कारें आपकी 1 घंटे में जाकर मिल जाएंगी। यही हुआ है ना? अगर दोनों कारें 1 घंटे में जाकर मिल जाएंगी तो 1 घंटे में जो ए से चलने वाली कार है वह दूरी तय करेगी आपका x, और बी से चलने वाली जो कार है वह दूरी तय करेगी y। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ए से चलने वाली कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी से चलने वाली कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में यह x दूरी चलेगी, 1 घंटे में यह y दूरी चलेगी। अब देखिए, क्या x प्लस वाई का मान 100 के बराबर है? क्या x प्लस वाई का मान 100 के बराबर है? क्योंकि एक ने x दूरी चली, एक ने y दूरी चली है, दोनों ने मिलकर टोटल 100 किलोमीटर की दूरी चली है। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको? इसको मैं बोल सकता हूं कि x प्लस वाई का मान है आपका 100 के बराबर। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 था x माइनस वाई का मान 20। अब इन दोनों समीकरण को मुझे हल करना है। साफ साफ दिख रहा है, अगर आप विलोपन विधि का प्रयोग करोगे बड़ी आसानी से आप हल कर पाओगे। क्या करना है आपको? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2x बराबर 120, मतलब x का मान 60 आ गया। x का मान 60 रखोगे तो y का मान मिलेगा आपको 40। करेक्ट? x का मान 60 आ गया तो y का मान आपको 40 मिलेगा। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ए से चलने वाली कार, ए से चलने वाली कार की जो चाल है वो है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से चलने वाली जो कार है उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार क्वेश्चन को देखो, कोई डाउट है तो एक बार बताओ। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं बताइए। क्या किया हमने? हमने किया, माना आयत की जो लंबाई है वो है x, आयत की लंबाई क्या है? x है, और माना आयत की जो चौड़ाई है वो क्या है आपकी? वो y है। ठीक है, ये हमने मान लिया, ये दोनों ही हमको निकालनी है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो। आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। x को आप 5 से कम कर दो और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई को आप 3 इकाई से बढ़ा दो, लंबाई को आपने 5 से कम कर दिया, चौड़ाई को आपने 3 से बढ़ा दिया, दोनों को आप गुना करोगे तो आपको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा।
इन दोनों को जब मैंने गुना किया तो आपको क्षेत्रफल मिल गया। ये क्षेत्रफल क्या है? उसके ओरिजिनल क्षेत्रफल से 9 इकाई कम है। समझ पाए नहीं समझ पाए? अगर आयत की लंबाई x है और उसकी चौड़ाई y है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? xy होगा। अगर हम ओरिजिनल सिचुएशन की बात करें, लंबाई x चौड़ाई y, तो आयत उसका क्षेत्रफल कितना होगा? xy होगा। अब क्या बोला गया है कि उसकी लंबाई को 5 से घटा दो, मैंने x में से 5 कम कर दिया। चौड़ाई को 3 से बढ़ा दो, मैंने x y में 3 जोड़ दिया। दोनों को मैं लंबाई चौड़ाई को गुना करूंगा, मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा। पर ये जो नया वाला क्षेत्रफल है पुराने वाले क्षेत्रफल से 9 कम है, तो ओरिजिनल क्षेत्रफल में से 9 घटा दो। तो ओरिजिनल क्षेत्रफल में से 9 घटा दो। आपके सामने समीकरण आ गई, इस समीकरण को हमको हल करना है। हल करो। एक्स वाई मिला, माइनस का 5y मिला, प्लस का 3x मिला, माइनस का 15 मिला। एक्स वाई मिला, माइनस का 5y मिला, प्लस का 3x मिला, माइनस का 15 मिला। और क्या हुआ आपका? एक्स वाई से आपका एक्स वाई कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा? 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, और इधर आएगा तो आपका माइनस का 6 इक्वस टू 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 आ गई है। 3x माइनस 5y माइनस का 6 इक्वस टू 0, ये आपकी समीकरण नंबर 1 आ गई है। अब ठीक है, अब सिचुएशन नंबर 2 पर चलते हैं। फिर क्या बोला गया आपसे? यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है, लंबाई को 3 से बढ़ाना है, चौड़ाई को भी 2 से बढ़ाना है, तो बढ़ा दो। लंबाई को 3 से बढ़ाया, चौड़ाई को 2 से बढ़ा दिया, दोनों को गुना किया तो आपको नई वाली सिचुएशन का क्षेत्रफल मिल गया। तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो पहले कितना क्षेत्रफल था उसका? xy था, और उससे वो 67 बढ़ गया है। ठीक है, पहले वाले क्षेत्रफल से वो 67 बढ़ गया है। ये समीकरण आपको मिल गई है। इस समीकरण को एक बार हल करते हैं। समझ पाए नहीं समझ पाए इसको? कोई डाउट? इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए? चलिए हल करते हैं। ये क्या होगा आपका? ये एक्स वाई आ गया, ये आपका 3y आ गया, ये आपका प्लस का 2x आ गया, ये प्लस का 6 आ गया, इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। फिर क्या करोगे? एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो गया। हल करो। ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस का 61 इक्वल्स टू 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या था मेरा? 3x माइनस 5y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। समीकरण नंबर 1। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? समीकरण बनाना समझ गए? अब तो आसान काम है। सिर्फ इन दोनों समीकरण युग्म को आपको हल करना है। दो समीकरण जो दी हुई है इसको हमको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करें? करना आपको विलोपन से पड़ेगा, पर आपको एक के गुणांक को दूसरे गुणांक से गुना करना पड़ेगा। तो आपको बेहतर है कि आप वज्र गुणन लगा दो। वज्र गुणन लगाने पर ये 3 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 61 हो गया, माइनस का 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर 1। x का मान क्या आएगा? 3 गुना 6 मतलब माइनस का 18। वज्र गुणन कर दो इनका। ठीक है, माइनस का 18 और माइनस का 3 माइनस 5 माइनस का 61 और माइनस का 6। ठीक है, कितना आएगा? ये आपका माइनस का आ गया 305 इक्वल्स टू वाई बटा माइनस का कितना आएगा? 180 और 3 183 प्लस का 12 बराबर 1 अपॉन माइनस का 10 माइनस का 9। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आया है। देखो सॉल्व करो। x का मान कितना आया? 23 माइनस का 323
माइनस को सबसे मैं कॉमन ले रहा हूं, 323 आ गया। y की वैल्यू कितनी आई है? 171। 173 में से आपका 2 गया, 171, और इधर कितनी वैल्यू आई है? 1/19। यही आया, ठीक है। और 19 नब्बे कितना होता है? 171। y का मान क्या निकलेगा? y का मान आपका निकलेगा 171/19, मतलब 9। एक तो हमने इन दोनों को हल कर लिया। एक बार इसको भी हल कर लो। x बटा 323 का मान है 1/19 के बराबर, तो x का मान बराबर है 323/19 के बराबर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका? देखो, 323/19 ना, 323 में अगर मैं 19 का भाग देता हूं तो एक बार गया, ये 19 आ गया, 3, और ये आपका 13 आ गया। यही आया, 9 7 63, 7 बार दिया मैंने, 63, 3 हासिल लगी, 6 7 या 13, पूरा पूरा चला गया। तो ये मान आएगा आपका 17 के बराबर। यह मान क्या आएगा आपका? 17 के बराबर। तो उसकी लंबाई जो है वो तो 17 है, 17 इकाई है, और उसकी चौड़ाई जो है वो 9 इकाई है। x का मान 17 है, y का मान 9 है, और ये आपका आंसर है। एक बार कैलकुलेशन और देख लेना, कहीं कुछ दिक्कत हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा, बाकी क्वेश्चन आपका ठीक है। मेन मुद्दे की बात है, आप ये समझ पाए नहीं समझ पाए। अगर आप इसको समझ गए हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको फिर तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, और वो एक आसान काम है। आगे बढ़े, एक बार रिपीट करूं? आगे बढ़ूं या एक बार रिपीट करूं? देखिए क्या किया है हमने। हमने माना आयत की लंबाई x है, आयत की चौड़ाई y है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? xy आएगा। अब आपको दो सिचुएशन दी हुई है। सिचुएशन नंबर 1 बोलती है कि अगर मैं लंबाई को 5 से गिरा दूं और मैं चौड़ाई को 3 से बढ़ा दूं, लंबाई को मैं 5 से गिरा दूं, चौड़ाई को मैं 3 से बढ़ा दूं, तो जो मेरा क्षेत्रफल मिलेगा वो ओरिजिनल क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो जाएगा। तो मैंने लंबाई को 3 से गिराया, चौड़ाई को 3 से बढ़ाया, दोनों को गुना कर दिया। गुना करते ही मुझे क्षेत्रफल मिल गया। इस क्षेत्रफल का मान जो है वो ओरिजिनल क्षेत्रफल एक्स वाई से 9 इकाई कम है। तो मैंने एक समीकरण ये बना लिया जिससे मुझे ये समीकरण मिल गया। दोबारा क्या बोला? लंबाई को आप 3 इकाई बढ़ा दो, चौड़ाई को आप 2 इकाई बढ़ा दो, तो जो क्षेत्रफल मिलेगा वो ओरिजिनल क्षेत्रफल से 67 इकाई ज्यादा होगा। 3 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, दोनों को गुणा किया, आपको क्षेत्रफल मिल गया। यह वाला क्षेत्रफल ओरिजिनल क्षेत्रफल से 67 ज्यादा है। इसको हल करोगे, दो समीकरण आपको मिल जाएंगी। इसको आप विलोपन से सॉल्व कर लो, वज्र गुणन से सॉल्व कर लो, एक ही बात है। कैलकुलेशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। x का मान आएगा 17 और y का मान आएगा आपका 9। तो यह थी आपकी प्रश्नावली 3.5, और हम स्टार्ट करते हैं 3.6 के कुछ उदाहरण सॉल्व करते हैं। अब तक हमने क्या किया था? अब तक हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया था। अब हम कुछ ऐसे समीकरण युग्म को हल करेंगे जो रैखिक तो नहीं है पर रैखिक में बदले जा सकते हैं, जिनको हम रैखिक बना के बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर मैं रैखिक में नहीं बदलता हूं तो उन समीकरण को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। रैखिक समीकरण मेरा क्या होता है? रैखिक समीकरण मेरा क्या होता है? जिसमें चर की घात 1 हो। मतलब जो सिचुएशन कुछ इस तरह के आपको दिए हुए हैं, ए एक्स प्लस वी वाई बराबर सी, यह मेरा रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि x तथा y की घात क्या है? 1। x तथा y की घात क्या है? 1। पर ऐसे जो समीकरण मुझे दिए हुए हैं, 2/x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y, ये क्या हुआ? 2x की घात -1 प्लस 3y की घात -1 बराबर 13। यह एक रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है रैखिक समीकरण? क्योंकि चर की घात 1 नहीं है, एक के अलावा कुछ और है, तो हम इन पे हमारे मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते। पर क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो और इन दोनों चर को आप किसी चर से रिप्लेस कर पाओ,
1/x और 1/y को अगर आप किसी और चीज से इसको प्रतिस्थापित कर दो तो आप इनको रैखिक समीकरण बनाकर सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए, आपके सामने समीकरण क्या है? 2/x 3/y बराबर 13, 5/x 4/y, मतलब 1/x है 1/y है। अगर मैं ऐसा मान लूं, माना 1/x का मान p के बराबर है तथा 1/y का जो मान है वो q के बराबर है। क्या माना मैंने? 1/x का मान p माना और 1/y का मान q माना। और ऐसा क्यों माना? क्योंकि मेरी यह समीकरण रैखिक समीकरण नहीं थी। इसको हल करने के लिए मैंने समीकरण को रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने माना। जैसे ही आप ये मानोगे तो समीकरण क्या हो जाएगी? 2p प्लस 3q बराबर 13। नीचे वाली समीकरण क्या हो जाएगी? 5p माइनस 4q बराबर -2। ये हो गई। अब यह वाली समीकरण जो है वो रैखिक समीकरण है और उसके चर है, एक चर है p और एक चर है q। दोनों समीकरण मेरी रैखिक समीकरण है क्योंकि चर यहां पर p है और q है। चर की घात यहां पर 1 दी हुई है, मतलब मेरा रैखिक हो गया। अब ये समीकरण मुझे p और q में मिल गई। अब इनको सॉल्व करके मैं p और q के मान निकाल सकता हूं। चलिए सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करें? कैसे सॉल्व करें? वज्र गुणन से कर लो। देखो, यहां पर क्या रखा? 3 -4, यहां पर कितना? -13 प्लस का 2, फिर 2 और 5 और 3 और -4। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं वज्र गुणन, ऑलरेडी हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। पहले यहां पर क्या आएगा? y वाला गुणांक, फिर आपका अचर पद। अचर पद को इधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 13 -13 आएगा, -2 2 हो जाएगा। फिर x का गुणांक और फिर y का गुणांक, जहां से चलना स्टार्ट किया वही आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा? x आता था, x की जगह p आएगा। यहां पर y आता था, y की जगह q आएगा और 1 की जगह 1 आएगा। समझ पाए हैं? नहीं समझ पाए? पहला चर मेरा x है तो यहाँ पे पहला चर मेरा p है तो यहाँ पर p आएगा। दूसरा चर मेरा q है तो यहाँ पर q आएगा, जो हम पहले x और y लिया करते थे। सबसे पहले मैं दूसरे चर के गुणांक लिखता हूं, फिर मैं अचर पद लिखता हूं, फिर मैं पहले चर के गुणांक लिखता हूं, फिर मैं दूसरे चर के गुणांक लिखता हूं। जहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया वहीं पर जाकर मैं एंड करता हूं। अब क्या करना है मेरे को? अब मुझे करना है इनका वज्र गुणन। सॉल्व करो। यहीं पे कर लेते हैं। मुझे मिलेगा p के नीचे मिलेगा 6 और माइनस का 52। 13 चौको 52 होता है ना, 40 + 12 52 हो गया। यहां मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 45 और -4। माइनस का 45 और -4 मिला, और यहां पर मुझे मिलेगा 1/-8 और -15। -8 और -15। चेक करो एक बार, कोई दिक्कत है क्या? चेक करो एक बार, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। सॉल्व करना स्टार्ट करो। सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहां पर क्या मिलेगा आपको? p का मान मिलेगा -46। q का मान कितना मिलेगा? q का मान सही निकाला है अपन ने? क्यों? 13 पंजे 65, माइनस का 65 और -4 कितना मिलेगा? -69। और यहां पर कितना मिलेगा? -23। करेक्ट। सॉल्व करो। p का मान कितना आएगा? 46/23 मतलब 2। q का मान कितना आएगा? 69/23 मतलब 3। p और q के मान हमें 2 और 3 मिल गए, पर मुझे मान किसका निकालना है? मान मुझे x और y का निकालना है। और p का मान क्या होता है?
या फिर आप ऐसे मान सकते हो x का मान है 1/p और y का मान है 1/q। p की जगह 2 रखो तो x का मान 1/2 आएगा और q की जगह आप 3 रखो, y का मान 1/3 आएगा। ध्यान से देखो, समझ पाए नहीं समझ पाए, कोई कंफ्यूजन, रिपीट करना है या समझ गए हो? क्या करना है हमको? देखो, रैखिक समीकरण दी हुई है, इसमें 1/x 1/y है, हम इसको रैखिक समीकरण की तरह हल नहीं कर सकते, तो मैंने 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया, जिससे मेरी दोनों समीकरण रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। अब जब इन दोनों समीकरण को मैं हल करूंगा तो मुझे p और q के मान मिलेंगे, पर मुझे तो x और y के मान निकालने थे, तो मैंने 1/x को p माना, तो x का मान क्या होगा? 1/p। p का मान निकला 2, तो x का मान 1/2 आ गया। 1/y को मैंने q माना, तो q का मान, y का मान क्या आएगा? 1/q। q का मान यहाँ पर 3 निकला है, तो y का मान आ गया 1/3। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लो अपना और इसको ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन लो अपना और इसको ध्यान से देखो, क्या बोलता है क्वेश्चन? 17 19 आ गया, 18 कहाँ है? 18 ये रहा। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। वही डिट्टो पुराना वाला क्वेश्चन है आपका। एक आपको दो समीकरण दी हुई हैं जो कि रैखिक समीकरण नहीं है, इनको हमको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और बदलकर हल करना है। देखिए, माना का मान p है तथा 1/y-2 का मान q है। क्यों? 1/x-1 है, यहाँ पर 1/x-1 है, यहाँ पर 1/y-2 है, यहाँ पर 1/y-2 है। इसको मैंने p माना, इसको मैंने q माना। मान यहाँ पर रखो, क्या मिलेगा? 5p प्लस q का मान मिलेगा 2 और 6p प्लस 3q का मान मिलेगा 1। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, 5p प्लस q 2, 6q प्लस 6q माइनस 3। 6p माइनस 3q का मान आपका आ गया 1। इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। विलोपन में विधि लगाओगे, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, प्रतिस्थापन भी सॉल्व कर देगा। क्या किया मैंने? समीकरण नंबर 1 को गुना कर दिया है 3 से और उसको जोड़ दिया है समीकरण नंबर 2 में। कैसे करोगे? इसको 3 से गुना किया, 15p प्लस 3q बराबर 6। किसमें जोड़ना है? दोनों को जोड़ दो, कितना मिलेगा? दोनों को जोड़ दो, कितना मिलेगा आपको? पर आंसर इस तरह से आ रहा है इसका, चेक करो एक बार। 5p प्लस क्यू इक्वल्स टू 2, 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1। इसको मैंने 3 से गुना किया, 15p प्लस 3q इक्वल्स टू 6। इसको मैंने गुना किया 6 से, 6q, इनको आप जोड़ोगे तो 21 का मान। ठीक है, क्या निकला? यहाँ पर आपका आ गया 21p का मान 7 के बराबर आ गया। तो p का मान कितना मिल गया? 7/21, मतलब p का मान मिल गया 1/3 के बराबर। p का मान आपको 1/3 मिल गया है, p का मान 1/3 रखकर किसी समीकरण में रखो, तो 5/3 प्लस q का मान 2 के बराबर है, मतलब q का मान है 2 माइनस 5/3 इक्वल्स टू 1/3। p का मान भी 1/3 है और q का मान भी 1/3 है। हमको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो क्या होगा? x-1 का मान होगा 1/p के बराबर और आपका y-2 का मान होगा 1/q के बराबर। तो x-1 का मान क्या निकला? 3 और y-2 का मान क्या निकला? 3। तो x का मान आपका आ गया 4 और y का मान आपका आ गया 5।
देख लो एक बार क्वेश्चन को, x का मान आपका 4 आ गया, y का मान आपका 5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, उदाहरण नंबर आपका 19। ठीक है, उदाहरण नंबर 19 आपका देखो, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझो। देखो, माना यह आपकी एक नदी है। क्या है? ये एक आपकी नदी है और आपकी नदी बह रही है इधर की तरफ। इधर की तरफ से पानी आपका इधर की तरफ बह रहा है। यहां पर आपकी एक नाव रखी हुई है। यहां पर आपकी एक नाव रखी हुई है जिसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है और ये नाव आपकी चल रही है इधर की तरफ। करेक्ट। माना जो पानी का जो वेग है, पानी की जो चाल है वो आपकी है x, और जो नाव की चाल है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है धारा के प्रतिकूल। मतलब पानी अगर आपका इधर की तरफ जा रहा है, पानी आपका इधर की तरफ जा रहा है तो नाव आपकी इधर की तरफ जा रही है। पानी आपका यूं आ रहा है, नाव आपकी यूं जा रही है। दोनों की दिशाएं अलग अलग है। तो नाव इधर की तरफ तो y की स्पीड से जाना चाहेगी, पर पानी उसको इधर की तरफ x की स्पीड से ले आएगा। नाव इधर की तरफ आपको y की स्पीड से जाना चाहेगी, पर पानी उसको x स्पीड से इधर की तरफ भी ले आएगा। मतलब क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल में जो आपकी जब नाव पानी के प्रतिकूल स्थिति में जाएगी तो आपको जो इफेक्टिव जो चाल मिलेगी, प्रभावी जो चाल मिलेगी, वो y माइनस एक्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि नाव y से इधर जा रही है और पानी x से इधर आ रहा है। नाव y से जाना तो चाहेगी, पर x की स्पीड से पानी इधर की तरफ खिसक गया, तो इफेक्टिव जो आपको चाल मिलेगी वो मिलेगी y माइनस एक्स के बराबर। दूसरी परिस्थिति क्या है? दूसरी परिस्थिति आपकी अनुकूल। अनुकूल मतलब पानी भी इधर की तरफ जा रहा है, नाव भी इधर की तरफ जा रही है, दोनों की दिशा समान है। तो नाव इधर की तरफ जाएगी बाई की स्पीड से, नाव इधर की तरफ जा रही है वाई की चाल से, और पानी जा रहा है एक्स की चाल से। तो प्रभावी चाल क्या मिलेगी आपको? वाई प्लस एक्स। समझ पाए नहीं समझ पाए? प्रभावी चाल क्या मिलेगी? वाई प्लस एक्स। प्रतिकूल स्थिति के अंदर दोनों की चाल को माइनस करोगे, नाव की चाल में से पानी की चाल को घटा दोगे। क्यों घटा दोगे? क्योंकि पानी आपका इधर की तरफ जा रहा है, नाव आपकी इधर की तरफ जा रही है, तो आपको जो प्रभावी चाल मिलेगी y माइनस एक्स के बराबर मिलेगी। अनुकूल स्थिति में नाव इधर y की स्पीड से जाना चाह रही है, पर पानी पहले से ही x की स्पीड से जा रहा है, तो प्रभावी जो आपको चाल मिलेगी वो x प्लस वाई के बराबर मिलेगी। ये प्रतिकूल हो गया, ये आपका अनुकूल हो गया। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलती है। एक सूत्र हम और जानते हैं कि क्या होता है आपका? समय का मान होता है दूरी बटा चाल के बराबर। समय का मान क्या होता है? दूरी बटा चाल के बराबर होता है। अब इसको आप उपयोग में लो। कैसे उपयोग में लोगे? कि धारा के प्रतिकूल वो 30 किलोमीटर चली, तो 30 किलोमीटर चलने में उसको टाइम कितना लगेगा? धारा के प्रतिकूल वो 30 किलोमीटर चलती है और धारा के प्रतिकूल चलने में उसका वेग है y माइनस एक्स। तो धारा के प्रतिकूल चलने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 30 बटा वाई माइनस एक्स। तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। धारा के अनुकूल वो 44 किलोमीटर जाती है, इसमें आपका टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें टाइम क्या लगेगा आपका? वाई प्लस एक्स। 44 किलोमीटर उसने सफर तय करना है, उसकी चाल है वाई प्लस एक्स के बराबर, तो समय कितना लगेगा? 44 बटा वाई प्लस एक्स। और ये दोनों समय किसके बराबर हैं? दोनों समय मिलकर 10 घंटे के बराबर हैं।
क्योंकि 10 घंटे में उसने प्रतिकूल 30 किलोमीटर का भी सफर तय किया है और अनुकूल 44 किलोमीटर का भी सफर तय किया है। आगे देखो, 13 घंटे में, अब कितना समय लिया उसने? 13 घंटे का। वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। 40 बटा वाई माइनस एक्स, और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है और समय लेती है 13 घंटे का। समझ पाए नहीं समझ पाए? हमें टाइम 10 घंटे का दिया हुआ है, जिसमें से 30 किलोमीटर वो प्रतिकूल जाती है, 44 किलोमीटर वो अनुकूल जाती है। प्रतिकूल का समय 30 बटा वाई माइनस एक्स, अनुकूल का समय 44 बटा वाई प्लस एक्स। दोनों समय को जोड़ूंगा 10 मुझे मिल जाएगा। धारा के प्रतिकूल वो 40 किलोमीटर जाती है, तो इसका समय कितना हुआ? 40 बटा वाई माइनस एक्स, और अनुकूल वो जाती है 55 किलोमीटर, इसका समय कितना हुआ? 55 बटा वाई प्लस एक्स। दोनों समय मिला के 13 के बराबर हो गए। यह बन गया आपका समीकरण। अब इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? इस क्वेश्चन में मेन, क्वेश्चन की जो मेन जान है वो यही है, इन दोनों समीकरण को बनाना। अगर ये समीकरण आप बना लोगे तो आगे का काम आपका कंपैरेटिवली आसान है। अब देखो, ये दो समीकरण मिल गए, पर ये रैखिक समीकरण नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इनको रैखिक में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लो, माना 1/y-x का मान है p, तथा 1/y+x का मान है q। तो आपको समीकरण क्या मिली? 30p प्लस 44q इक्वल्स टू 10, 40p प्लस 55 का q इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको अगले पन्ने पे ले लेते हैं हम। क्या मिला है? 30p प्लस 44q इक्वल्स टू 10, 30p 44q 10, 40p 55q इक्वल्स टू 13, 40p प्लस 55 का q इक्वल्स टू 13। ठीक है, यह समीकरण हमको मिल गई है। अब इन समीकरण को हमको सॉल्व करना है। किस मेथड से करो? आपको गुना बराबर बराबर ही करना पड़ेगा। विलोपन विधि से इनको हम हल करते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि हम लगाकर ट्राई करते हैं। कैसे करोगे? इसको आप गुणा कर दो। समीकरण नंबर 1 को मैंने गुणा किया है 4 से, प्लस, और तथा समीकरण नंबर 2 को मैंने गुणा किया है 3 से। ऐसा क्यों किया? इसको जब 4 से करूंगा तो ये आपका 120 हो जाएगा, इसको जब 3 से करूंगा तो ये आपका 120 हो जाएगा। पी वाले पद आपको गायब हो जाएंगे, क्यू का मान आपका मिल जाएगा। या फिर वज्र गुणन सीधा लगा दें, या फिर वज्र गुणन सीधा लगा दें, वो भी लगा सकते हो, लगाओ। यहां पर क्या निकलेगा आपका? 44/55 माइनस का 10/-13, 30/40 और 44/55 बराबर सेकंड वाले चर के गुणांक माइनस अचर पद, पहले वाले चर के गुणांक और सेकंड वाले चर के गुणांक। ये आपका निकल गया। यहाँ पर मेरा p आएगा, यहाँ पर मेरा q आएगा, यहाँ पर मेरा 1 आएगा। वज्र गुणन करो इनका। ठीक है, सॉल्व करो। p के नीचे आएगा माइनस का 44 गुना 13 और यहाँ का प्लस का 550। q के नीचे मेरा आएगा माइनस का 400 और प्लस का 390, और 1 के नीचे मेरा आएगा 55 गुना 30 माइनस का 44 गुना 40। सॉल्व करो। 44 को अगर मैं 13 से गुना करूंगा तो कितना मिलेगा? 4×3 = 12, हासिल लगी 12, 3 4 4 2 7 5, 572।
माइनस का और प्लस का 550। क्यू के नीचे मुझे मिलेगा माइनस का 10 और एक के नीचे मुझे कितना मिलेगा, एक के नीचे मुझे मिलेगा 55 को 3 से गुना किया 5, हासिल लगी 1, 650 और इसको 4 से गुना किया 16, 17, 1760 गुना 1760 में से 1650 माइनस करना है, कितना आया आपका, वापस करो। 55 को 3 से गुना करना है आपको 15, हासिल लगी 1, 15 और 1 16, 1650 आ गया। 44 को अगर आपने 4 से गुना किया 16, हासिल लगी 1, 700, ये आ गया। ठीक है, तो आपने माइनस किया इसको 011 माइनस का 110। चेक कर लो एक बार, माइनस का आपका 110 आ गया है, करेक्ट। आगे सॉल्व करो। P बटा माइनस का 22 बराबर Q बटा माइनस का 10 बराबर 1 बटा माइनस का 110। P का मान कितना निकलेगा, P का मान आपका निकलेगा 22 बटा 110 और Q का मान कितना निकलेगा 10 बटा 110। P का मान आपका आ गया 1/5, Q का मान आपका आ गया 1/11। P किसके बराबर था, P का मान आपका आ गया 1/10 और Q का मान आपका आ गया 1/11। P किसके बराबर है, P बराबर है आपका y माइनस एक्स के बराबर। तो y माइनस एक्स का मान निकल गया 10 और y प्लस एक्स का मान निकल गया 11, नहीं नहीं 10 क्यों निकला, 1/5। दोनों को जोड़ दो, 2y का मान निकलेगा 16, y का मान आ गया 8 और y का मान अगर 8 आ गया तो x का मान आपका निकल गया 3। y क्या था आपका, y किसको माना था हमने, नाव की चाल को। तो नाव की चाल क्या है, नाव की स्थिर पानी में जो चाल है वो है आपकी 8 किलोमीटर पर आवर और जो पानी की चाल है वो है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली आपको मेन दिमाग यहां पर लगाना है इस समीकरण को बनाने में। जब आप इसको बना लोगे तो सॉल्व करना भी थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंदी है, जिसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, पर अगर आप सही ढंग से करोगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ये हमने बज्र गुणन से हल कर लिया, P का मान 1/5 आ गया, Q का मान 1/11 आ गया। इस मान को जब मैंने यहां पर रखा तो मेरा y का मान 8 आया, y आपकी नाप की चाल है, x का मान 3 आया जो पानी की चाल है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।